यही वाला था सर। ये 6। यस सर। ठीक है, इसमें क्या चीज़ मसला कर रही है? सर ये जो रजिस्टर निकालना था, R4 जो निकालना था सर, मैंने इसको इस तरह निकाला है। R1 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू आर 2 डिवाइड टू बाई आर डिवाइडेड बाई फोर R4। सर ठीक है। हमें तीन रजिस्टर पता थे, चौथा रजिस्टर तो ऑटोमेटिकली आ जाता ना सर, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सर हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है चौथा बैलेंस रजिस्टर। ब्रिज के लिए। वो बैलेंस ब्रिज की यस सर। कंडीशन थी ना, तो इसने खुद कहा हुआ है कि आपने गिवन सर्किट में बताना है R4 दैट द ब्रिज इज बैलेंस। वो R4 की वैल्यू जिसके लिए ब्रिज बैलेंस होगा, तो हम बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से R4 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 आपको पता है, तो R4 आपके पास खुद ही आ जाएगा। सर वो 1.20 ओम नहीं आ रहा था सर, वो पता नहीं, मेरे ख्याल में 20 ओम आ रहा था और सर। सिर्फ ये 20 वन है, ये पॉइंट वन सर। ट्वेंटी नहीं है भाई, ये वन पहले का आंसर है। ये अच्छा पहले वो पार्ट का ठीक हो आंसर है। गया। ठीक है, ये पार्ट ठीक 1 है हो और गया, उसका ठीक है आंसर सर। 20 ओम है। सही हो गया, ठीक है सर, सही हो ठीक गया, है, सॉरी ठीक सर। हो गया, गुड। नहीं कोई मसला नहीं। सेकंड जो है वो आपके पास दूसरे का दो आंसर हैं। जब आप R4 को 0 ओम पुट करोगे तो ये 286 मिली एम्पेयर आता है, और जब आप R4 को 50 ओम पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये -52.6 ओम आता है। ठीक है। सर ये इनका डिटर्मिनेंट निकालना था ना सर। किस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालना है? सर ये वो, क्योंकि सर वो एक रजिस्टर जो था सर, ये सर तीनों इक्वेशंस में ना सर, वो तीन तीन वैल्यू आ रही थी ना, I1 I2 और I3 आ रहा था ना सर। हम्म। तो सर वो तो आपने क्या फिर। निकालना है? आपने ये आई निकालना है, ये जो ब्लू वाला आई है। आपने इस आई की वैल्यू बतानी थी कि क्या है। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आपके पास R5 रिमूव हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि जब आप R5 रिमूव करें तो दो काम आप कर सकते हैं, या इसको ओपन रखेंगे या आप इसको शॉर्ट रखेंगे। अगर आपको वोल्टेज फाइंड करनी है तो आप इसको ओपन रखेंगे, अगर आपको करंट फाइंड करना है तो आप इसको शॉर्ट करेंगे। तो बैलेंस ब्रिज के केस में आपके पास ये R5 जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसने आपको कौन सी कंडीशन पे पूछा था? इसने आपको पूछा था R4 0 ओम हो या R4 50 ओम हो, उसके लिए आपने सॉल्व करना था। तो आपके पास लूप की तीन इक्वेशनें बन जाती हैं, लूप 1, लूप 2 और लूप 3। तो जो आई करंट है ये आपके पास लूप 2 माइनस लूप 3 करंट होगा, या लूप 3 माइनस लूप 2 करंट होगा। जो करंट बढ़ा उसमें से छोटा माइनस कर दें तो आप आई फाइव की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। सर इसमें 3 लूप्स बनेंगी? हाँ 3 लूप्स बनेंगे ना बेटा, 3 सामने नजर आ रहे हैं ना, 3 है इसमें, लूप्स 3 है। मेरे वाला जो टैबलेट है वो ख़राब हो गया है, ये दूसरे कोशिश करते हैं अगर ये काम करना शुरू कर दे, अदरवाइज मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक हो, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। undo कर। अच्छा अब आप इस क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन आपको गिवन था मेष की। इस पेन का जो माउस है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी हम
फैक्टर्स प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आप इसको इस तरह से सीधा करके ड्रॉ कर लें सर्किट को, ये हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। ये आपके पास सेंटर में उसने R5 कनेक्ट किया हुआ है और इसी का करंट वो आपसे पूछ रहा है कि R5 में कितना करंट है। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो आपके पास इस सर्किट में 3 लूप्स बनते हैं। अगर आप इसको लूप्स से सॉल्व करें तो आपके पास फर्स्ट लूप की इक्वेशन ये आ जाएगी, लेट्स सपोज ये I1 था। सेकंड लूप की इक्वेशन ये आपके पास बन जाएगी I2। थर्ड लूप की इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी I3। अब आप अपने इस क्वेश्चन को देखें, ये 3 लूप्स हैं आपके पास, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप। उसने 2 सिनेरियोस आपसे डिस्कस किए हैं कि अगर आपके पास R4 0 हो तो R4 0 होने का मतलब क्या है, आप बेशक यहाँ पर लिख लें R4 इज 0। तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाली वायर आपके पास शॉर्ट होगी, ये सिंपल वायर होगी ना, 0 ओम का रजिस्टर है। तो हम 3 लूप्स की इक्वेशन लिख के यहाँ पर हम करंट निकाल लेंगे, ये वाला I करंट किसके बराबर है, I2 माइनस I3 के बराबर होगा या I3 माइनस I2 के बराबर होगा। वो जो 2 वैल्यूज आप निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। बड़े वाले में से छोटा आप माइनस कर दें तो जो बड़े वाले की डायरेक्शन है वो आप शो करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के केस में उसने कहा है कि राइट साइड की डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो राइट साइड की डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आप नीचे वाली लूप में से ऊपर वाला करंट माइनस करेंगे तो आपको राइट साइड डायरेक्शन में करंट मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो करंट है ये इस लूप में यहाँ फ्लो कर रहा होगा ना इस तरह से, तो हमें राइट साइड की डायरेक्शन में ये वाला करंट चाहिए। तो आप I3 माइनस I2 करेंगे दोनों केसेस में। R4 को 0 ओम रख के तीनों इक्वेशन निकालेंगे तो I3 माइनस I2 करेंगे तो आपको ये फर्स्ट आंसर मिलेगा विच इज 286 मिली एम्पेयर। और जब आप I3 माइनस I2 करोगे, R4 को आप वो रख के क्या नाम है 50 ओम रख के, तो आपको दूसरा वाला आंसर मिलेगा जो आपके केस में माइनस 52.6 मिली एम्पेयर बनता है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर हो गया। यस सर। ठीक हो गया गुड। और कोई लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें से किसी और का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर इस टॉपिक में अभी तक कोई कंफ्यूजन है या किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है आपको, वो आप पूछ सकते हो सो दैट हम आगे चलें। सर ये बता दें कि लूप्स की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट हो सकती है, मतलब एक की क्लॉकवाइज रख लें दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब आप डायरेक्शन रखेंगे तो फिर आपने पोलैरिटीज उसी के मुताबिक लेनी है, ये बता दूंगा। आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन आपने जो डायरेक्शन चूज की है आप उस लूप की पोलैरिटी उसी डायरेक्शन के मुताबिक लिखेंगे, ठीक है सर। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक हो गया? यस सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? सर वो जो आपने इस लास्ट वाले लेक्चर में आखिरी क्वेश्चन करवाया था जिसमें तीनों इक्वेशंस वो फाइंड कर ली थी सर, उसमें वो भी सर्किट ऐसे ही था? हाँ वो भी उसमें सर वो हमने अभी तक ब्रिज के सर्किट किए ना इस तरह के, आप इसके अलावा बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अभी तक यहाँ पर सर्किट किए हैं वो हमने ब्रिज के किए हैं। ये है, इससे पीछे वाले भी जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो ब्रिज के थे। इसी तरह के ब्रिज नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था, इससे ऊपर वाला ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है ब्रिज वाला। सर ये जो नहीं आया था इसमें सर वो I1 भी आ जाता है हर इक्वेशन में, I2 भी और I3 भी आ जाता है में सर, तो फिर उसमें से I1 और I2 और I3 किस तरह निकाला था सर? कौन से वाले में सर? ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने ये वाला सर, ये अभी देखें ये आया हुआ है जो फ्रंट पे आया हुआ है जिसमें, हाँ तो I1 लूप 1 का करंट है वो आपने फाइंड कर लिया इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, तो I1 आपके पास लूप 1 का करंट है ना, उसने आपसे क्या पूछा है, करंट थ्रू R1 पूछा है, करंट थ्रू R5 पूछा है, R1 और R5 का करंट पूछा है। तो R1 कौन सा रेजिस्टर है? I1 तो एक लूप का करंट है ना, I1 तो इस पूरे लूप का करंट है। वो सर किस तरह निकालेंगे I1, I2 और I3 सर? क्योंकि यहाँ पे तो तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये नीचे सारा सॉल्व हुआ है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था, यहाँ पर बुक वाला क्रेमर रूल से करता है। मैंने आपको कहा है जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से करें। तीन इक्वेशन बनेगी ना, उन तीन इक्वेशनों को आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है,
तो ये 3 करंट्स आपके पास आएंगे जो लूप के करंट है, पहले लूप का करंट, दूसरे का, तीसरे का। लेकिन क्वेश्चन आपसे लूप का करंट नहीं पूछा गया है, लूप का करंट आपकी निकालना मजबूरी है, सही। क्योंकि आपने एक्चुअली बताना क्या है, आपने R5 का करंट बताना है और आपने R1 का करंट बताना है। तो R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी आप बताएंगे, और R5 में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी आपने बताना है। तो अगर मैं R1 को देखूं तो R1 के ऊपर 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो आप हायर में से लोअर माइनस करके बता देंगे कि ये इसका करंट है, और जो हायर की डायरेक्शन है वो आप बता देंगे कि ये डायरेक्शन है। सिमिलरली R5 के ऊपर 2 करंट्स हैं, आप इन दोनों में से हायर में से लोअर को माइनस कर दें और जो हायर की डायरेक्शन है वो बता दें और मैग्नीट्यूड बता दें, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ठीक है सर। मैं फॉर एग्जांपल R1 का करंट अगर मैं देखूं तो इस वक्त आपके पास I1 कितना है, 2.58 है। I2 आपके पास कितना है, 0.948। तो R1 का करंट कितना होगा, 2.586 माइनस 0.948। 948, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, क्योंकि I1 डाउनवर्ड है ना, जो I1 की डायरेक्शन है वही आपके जो R1 है उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। सर ये बात सुने सर, ये हाँ जी, क्रैमर रूल के मुताबिक जो सर इसमें सर आप लूप 3 में देखें तो I1 के साथ -3 आया हुआ है सर, तो इधर जो हमने लिखा हुआ है तो इधर सिर्फ हमने 3 लिखा हुआ है सर। तुम ये भी तो देखो ना कि तुमने फिर दूसरे को अपोजिट लिखा होगा, आप इक्वेशन को सीधा करो तो आंसर यही बनेगा। नहीं सर, -18 ही है और 24 पॉजिटिव है, प्लस है, और 24 का को हमने प्लस ही लिखा हुआ है, पर 3 के साथ माइनस था तो वो हमने नहीं लिखा हुआ है इधर सर। तो 3 के साथ आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3I3 माइनस 3I1 नहीं आएगा, ये वाला करंट। ये सर R3 पे क्या आप करंट लूप, होगा, सर वो जो नीचे इक्वेशंस बनी हुई है उसमें आपने सर लूप 3 की इक्वेशन देखे स्टार्ट से सर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसने क्या लिखा हुआ है, -3I1। यस सर। तो ये -3I1 नहीं आएगा, यहाँ पर ये क्या है, सर वो R3 पे करंट क्या होगा, 3 × I3 माइनस I1, तो -3I1 आ गया ना। नहीं सर, वो नीचे फिर डी में जो वो क्रैमर रूल के मुताबिक करता है वो नीचे ब्रैकेट में उसने सिर्फ 3 और -18 और 24 ही लिखा हुआ है सर। यस सर, वो क्रैमर रूल में उसने माइनस निकाल लिया सर नीचे वाले स्टेप में, लूप 3 के नीचे स्टेप में। यस सर, यहाँ बस पे। सर ये देखो सर, यहाँ पे उसने सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ये हो सकता है उससे मिस्टेक हुई हो, आई डोंट नो कि उसने क्यों लिखा हुआ है। क्रैमर रूल को आप फॉलो करें तो वो आपको बता देगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सर इसको सॉल्व करें तो इससे जो आंसर आता है वो बुक वाले आंसर से मैच नहीं करता सर, I1 वो यस सर, वो मैं ये मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है इससे मिस प्रिंटिंग हुई हो, तो आप उसको लेके चलें जो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। आपने जो इक्वेशन लिखी है क्रैमर रूल से सॉल्व करो या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप अपनी इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। सर ये एग्जैक्ट आंसर सही लिखा हुआ है। हो सकता है किसी के पास उसका मैथमेटिकल इशू हो ना, तो इसको दोबारा आप चेक करें कि इसने -3 लिखा हुआ है या +3 लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या बनता है, ठीक है। उसने आपने सिंपल ऐड की हुई है आपने आपने अपनी इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, चाहे आप क्रैमर रूल से करें या सब्स्टिट्यूशन से, फिर आंसर जो भी आता है। इक्वेशन अगर आपने ठीक निकाली है, उसके प्लस माइनस ठीक है, तो आपके बाकी सारे मेथड स्टेप जो है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कि आप कैलकुलेटर गलत यूज करें, ठीक है। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये तीनों इक्वेशनें बनाना है। इक्वेशनें आपने ठीक बनानी है विद साइंस, जो भी जिसका साइन बनता है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपके पास जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, आप उसके अंदर प्लस माइनस जो यूज करना है, वो जो आपकी इक्वेशन का है वो यूज करें और सिंपली बस सॉल्व करें, ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन करवा दें जिसमें 2 या 3 बैटरियां लगी हुई हों। किस चीज में 2 या 3 बैटरी लगी हुई, लूप में? यस सर, लूप में। हमने उसके मल्टीपल क्वेश्चन किए थे जिसमें 2 या 3 बैटरियां लगी हुई हैं, इससे पहले ब्रेक से पहले हम वही तो करते रहे। सर आज वो अलजेब्रा वाले सर ने एक नए तरीके से करवाया तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अलजेब्रा वाले सर मैथमेटिक्स करा रहे होंगे, उनको इसका क्या पता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये अच्छा ये नोडल एनालिसिस का, नोडल में भी आपको कराता हूँ, आपने नोडल नहीं किया हुआ, हम लूप वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, ये भी हमने लूप से किया है, इसमें 2 सोर्सेज लगे हुए थे। इससे ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं, ये भी हमने लूप से किया हुआ है। और ये वाला, बल्कि मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन थे जो हमने लूप से किए हुए।
इसमें आपके पास 3 बैटरियां थी, 2 वोल्टेज सोर्सेज थे, एक करंट सोर्स। ये मैंने आपको कराया है लूप से। ये नीचे सारे के सारे इसके स्टेप्स हुए हुए हैं कि आप इसको सोर्स को ट्रांसफॉर्म करें तो 2 लूप बन जाएंगे, 3 बैटरियां हैं, आप इन लूप की इक्वेशन लिखें और उसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिया था, फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। यहाँ पर आपके पास सर्किट के अंदर 4 बैटरीज हैं, 3 वोल्ट की है, 14 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। आपने तीनों लूप्स की जस्ट इक्वेशन लिखनी है और इन तीनों करंट्स को वेरीफाई करना है। ये सोल्यूशन मैंने आपको फिर खुद कराया था, आप पिछले लेक्चर को देखें, ये मैंने आपको मल्टीपल सोर्सेज के साथ करवाया हुआ है। इसका सोल्यूशन हमने क्लास में ही सॉल्व किया था, जो पिछली क्लास से सॉल्व। ये किया है, बिल्कुल किया है सर। हाँ, सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ लूप एनालिसिस लेक्चर देखें, उसमें हमने ये किया हुआ है। ठीक है सर, किया है सर। गुड हो गया। कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक है तो बताएं, हम इसके तकरीबन मल्टीपल क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है वो आपके तरीके से करें तो वो आंसर नहीं सही निकलता, जो सर के तरीके है उसी के से वो आंसर सही उसका निकलता है। आप क्वेश्चन बता दें, आपने क्वेश्चन मुझे भेजना था, मैं अभी आपको करवा देता। आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं कौन सा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूँ। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, इसके क्लास के बाद आप अपना क्वेश्चन और सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ओके सर, सही है। मैं उसको चेक कर लूँगा। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, आप टॉपिक स्टार्ट करें सर। नोडल एनालिसिस वाला सर आप कह रहे थे वो ठीक करवाऊंगा है। तो हाँ जी, आज हम नोडल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वो आपके सेशनल में इंक्लूडेड हो गया, और ये लास्ट टॉपिक है जो आपके सेशनल में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, नोडल एनालिसिस, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा फुल क्वेश्चन आता है। अच्छा, नोडल एनालिसिस से पहले मैं नोड को एक्सप्लेन कर दूं। नोड एक्चुअली क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट करता हूँ। नोड इज एक्चुअली जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। नोड एक्चुअली क्या है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का जंक्शन होता है, जहां पर 2 एलिमेंट्स आके कंबाइन होते हो। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है कि अब हम नोड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी तक हम जो फाइंड कर रहे थे वोल्टेजेस और करंट्स, पिछले लूप एनालिसिस में हमने लूप का करंट फाइंड किया और रेजिस्टर की वोल्टेज या करंट हम फाइंड करते हैं। नोडल एनालिसिस में हम स्पेसिफिकली नोड्स की वोल्टेजेस फाइंड करते हैं कि इस जंक्शन के ऊपर क्या वोल्टेज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और ये चीज याद रखनी है कि नोड की वोल्टेज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या ग्राउंड मेजर की जाती है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, arbitrarily assign a reference node within the circuit and indicate this node as a ground। आपने सर्किट में से किसी भी एक नोड को खुद ही चूज करना है और उसको आपने ग्राउंड असाइन करना है। ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस नोड। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्किट की कोई नोड आप चूज करेंगे और उसको आप ग्राउंड असाइन करेंगे और वो आपकी रेफरेंस नोड होगी। बाकी तमाम नोड की वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर की जाएगी। ठीक है, the reference node is usually located at the bottom of the circuit although it may be located anywhere। कहता है जनरली क्या होता है कि जो आपके पास रेफरेंस नोड है या ग्राउंड हमेशा बॉटम ऑफ द सर्किट पे होता है। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा है तो हम कहते हैं कि उसका जो बॉटम एज है या बॉटम वाली नोड है वो ग्राउंड है। ठीक हो गया, पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट ईच वोल्टेज सोर्स इन द नेटवर्क टू इट्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या है, आपने क्या करना है कि सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होंगे आप उनको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, दिस स्टेप ऑल्दो इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी मेक्स फर्दर कैलकुलेशन इजियर टू अंडरस्टैंड। कहता है ये हर सर्किट में जरूरी नहीं है कि आपको करना पड़े, हो सकता है उसके अलावा भी आपकी वैल्यूज निकल आए, लेकिन इस स्टेप के करने से आपकी इक्वेशंस जो हैं वो बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप रेफरेंस नोड असाइन करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि आप वोल्टेज सोर्सेज को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्सेज में। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, arbitrarily assign voltages V1, V2, V3 up to Vn to the remaining nodes in the circuit। सर्किट के अंदर एक नोड आपने रेफरेंस असाइन कर दी, उसके अलावा जो बाकी नोड्स हैं हर नोड को आप वोल्टेज का नाम दे दें। लेट्स सपोज पहली नोड की वोल्टेज V1 होगी, दूसरी की V2 होगी, तीसरी की V3 होगी एंड सो ऑन। तमाम रिमेनिंग नोड्स को आपने नाम देना है V1, V2, V3 या VA, VB, VC जो भी आप देना चाहें। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप आपके पास क्या है, arbitrarily assign current direction to each branch in the circuit where there is no current source।
आपने करना क्या है कि सर्किट के अंदर जितनी भी ब्रांचेज हैं चौथे स्टेप में, आप हर ब्रांच के ऊपर उसका करंट डायरेक्शन मेंशन कर देंगे खुद ही। आपको नहीं पता कि राइट है या लेफ्ट है या टॉप की तरफ है या बॉटम की तरफ है, आप खुद ही चूज कर लेंगे करंट। मैं सपोज करता हूँ कि इस रजिस्टर के ऊपर राइट टू लेफ्ट होगा, उसके ऊपर लेफ्ट से राइट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि जो मर्जी आपकी, आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं। जब आपने करंट चूज कर लिए फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप क्या है कि आपने तमाम जो आपके पास नोड्स हैं उसके ऊपर केसीएल की इक्वेशन लिखनी है। और सिक्स स्टेप क्या है, उन केसीएल की इक्वेशन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह भी आपने लूप की इक्वेशन सॉल्व की है। आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप उनको सॉल्व करके नोड की वोल्टेजेस निकालेंगे, फिर हम नोड की वोल्टेजेस यूज करते हुए बाकी जो आपके पास किसी भी ब्रांच की वोल्टेज या करंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये होगा किस तरह, ये मैं आपको करवाता हूँ। हम इस सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप उस पर रूल से एक बार और रिपीट कर दें काइंडली। रूल्स ये बुक में लिखे हुए हैं बेटा, मैंने बोल दिया, आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करते जाएंगे तो आपको ये चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ये जो आपके पास है हम इसको यहाँ से पहले वहां पुट कर देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपको गिवन, और आपसे पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। गिवन द सर्किट ऑफ फिगर 8.30 यूज नोडल एनालिसिस टू सॉल्व दी वोल्टेज VAB। आपसे वोल्टेज VAB उसने पूछा है और यूजिंग नोडल एनालिसिस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इस पे आ जाए, हम नोडल के स्टेप्स अप्लाई करते हैं। नोडल का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था नोडल का? रेफरेंस नोड हमें चूज करनी थी। तो रेफरेंस नोड आपके पास क्या है, उसने कहा है सर्किट में कोई भी नोड आप उसको रेफरेंस नोड चूज कर सकते हैं। बेटर तरीका क्या है कि आप बॉटम नोड को चूज करें, तो मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप सर्किट में देखें कि वोल्टेज सोर्स किधर है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। जो वोल्टेज सोर्स के नीचे वाली नोड है आप सिंपली उसको ग्राउंड कर दें, ये आपका रेफरेंस नोड है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। अगर ये 6 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे 0 वोल्ट है और इसके ऊपर 6 वोल्ट है। ठीक है, तो आप वोल्टेज सोर्स का जो बॉटम नोड है उसको आप सिंपली ग्राउंड कर दें। तो आपने रेफरेंस नोड असाइन कर दी, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, असाइन है रेफरेंस नोड। सेकंड स्टेप क्या था? कन्वर्ट क्या? सर डायरेक्शंस बनानी थी। नहीं बेटा, वोल्टेज सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना था करंट सोर्सेज। सेकंड स्टेप क्या था? कन्वर्ट ऑल दी वोल्टेज सोर्सेज इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्सेज। ठीक है, तो आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स है आप उसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं सर्किट में देखूं तो मेरे पास ये एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट और उसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है 30 ओम का। ठीक है, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में ये रेजिस्टर है। ठीक है ना, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है कि वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में अगर रेजिस्टर हो तो वो इक्विवेलेंट करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है आपके पास, 30 ओम का रेजिस्टर है, तो मैं इसका करंट सोर्स बनाता हूं जो यहाँ पर उसने शो किया हुआ है। आपके पास करंट सोर्स क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, 6 डिवाइडेड बाय 30 जो कि 200 मिली एम्पेयर बनता है। वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो करंट सोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। ये जो आपके पास I3 सोर्स बना है, हमने वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया करंट में, और जो सीरीज रेजिस्टर था 30 ओम का वो कनेक्ट हो जाएगा उसी के पैरेलल रेजिस्टर में जो कि 30 ओम। ठीक हो गया सर ये दोबारा बता दें क्या किया? वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है बेटा। सर कैसे किया ये दोबारा बता दें। वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, रूल क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, रूल क्या है? सर ये मतलब फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल V इज इक्वल I।
V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला किस वक्त लगाएंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम किस वक्त करते हैं? इसकी कंडीशन क्या है कि आप किस वक्त ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? सर जब सीरीज में हो, यस सर, सीरीज में हो। हाँ जी, जब वोल्टेज सोर्स और उसके साथ रेजिस्टर सीरीज में हो तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स में। सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर ये चीज़ है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर है 30 ओम। तो मैं इसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये स्टेप है, स्टेप नंबर 2, कि तमाम वोल्टेज सोर्सेज को आपने ट्रांसफॉर्म करना है करंट सोर्सेज में जो जो हो सकते हैं। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स हो सकता है, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया करंट सोर्स में। तो V और R आपके पास है तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो मैं अगर इसका करंट निकालूं तो आपके पास I क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 30। तो 6 डिवाइडेड बाई 30 आप सॉल्व करें तो 200 मिली एम्पेयर बनता है। I आपके पास क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 ओम विच इज 200। ठीक है सर, वो मिली कंफ्यूज, वो मैंने अब देखा, वो मैंने समझा कि 30 और 6 कैसे 200 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ओके सर। ये असल में 0.2 एम्पेयर है, तो उसने 200 मिली एम्पेयर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ठीक है सर। सही हो गया। सेकंड स्टेप आपके पास हो गया। तो इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास न्यू सर्किट डायग्राम बनेगी। सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, ये मैं यहाँ से उठा के वहाँ पर रख लेता हूँ आपके लिए। जब आप न्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम, तो आपके पास वोल्टेज सोर्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा करंट सोर्स में, और ये आपके पास न्यू डायग्राम आ जाएगा। इसको यहाँ पर इसके साथ ही बल्कि इधर प्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब आप इसको देखें कि आपके पास जो करंट सोर्स था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इक्विवेलेंट, सॉरी वोल्टेज सोर्स था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इक्विवेलेंट करंट सोर्स। ठीक है, यस सर। गुड। आपने जो करंट वोल्टेज सोर्स था और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टर था उसको हमने प्लेस कर दिया है इक्विवेलेंट, रिप्लेस कर दिया हमने इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल रेजिस्टर से, ये वाला जो रेजिस्टर। ठीक है, ये आपके पास 200 मिली एम्पेयर का सोर्स और 30 मिली एम्पेयर, ये आपने कहाँ पर कनेक्ट करना है? जहाँ से आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ये जो वाइट वाला पोर्शन है। तो ये आपका न्यू सर्किट आ गया। ठीक है, अब आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब थर्ड स्टेप पे आ जाए। थर्ड स्टेप क्या था? वोल्टेजेस असाइन करने। आपने अननोन नोड्स जो हैं उसको वोल्टेजेस असाइन करने। ठीक है, कितनी नोड्स हैं जिसकी वोल्टेजेस हमें नहीं पता? एक ये वाली नोड है, बॉटम पे हमने ग्राउंड लगाया था। बॉटम पे ग्राउंड लगाते क्यों है? क्योंकि उससे काफी सारी नोड जो है वो जीरो हो जाती है। ये जब आपने सेंटर में ग्राउंड लगाया था तो ये नीचे वाली पूरी की पूरी नोड, ये जो हाईलाइटेड है, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ये वाली जो नोड है आपके पास, क्योंकि ये सारी की सारी किससे अटैच्ड है? ग्राउंड से अटैच्ड है। ये सारी नोड जो है इसकी वोल्टेज मुझे पता चल गई है। ग्राउंड नोड की वोल्टेज हमेशा क्या होती है? 0 वोल्ट। तो मेरे पास ये वाली एक नोड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली, जहाँ पर ये आपके पास 200 मिली एम्पेयर का सोर्स जो है वो कनेक्ट हो रहा है 20 ओम के रेजिस्टर के साथ। तो ये आपके पास एक नोड है, हमने इस नोड को नाम दे दिया V1। इसके बाद हम चेक करते हैं और कौन सी नोड है। ये वाली नोड है जहाँ पर 3 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। 200 मिली एम्पेयर भी यहीं पर आके अटैच हो रहा है, R40 ओम जो है उसका भी सेकंड एंड यहीं अटैच है, 30 ओम का भी फर्स्ट एंड यहीं पर अटैच है। तो इस नोड को हम नाम दे देते हैं V2 का। और कोई ऐसी नोड है जिसको हमने नाम ना दिया हो? कोई भी ऐसी नोड सर्किट में मौजूद नहीं। ठीक है, सारी नोड्स हमने असाइन कर दी। एक नोड को हमने खुद 0 वोल्ट असाइन किया है, तो ये वाली नोड जो है इस पे जितने भी एलिमेंट हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे एक ही नोड से कनेक्टेड है जो कि 0 वोल्ट है। यहाँ पर आप आ जाएं तो आपके पास ये फर्स्ट नोड है जहाँ पर आपके पास 20 ओम कनेक्टेड है, 40 ओम का फर्स्ट एंड कनेक्टेड है,
200 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स का एक एंड कनेक्टेड है। तो ये सारी एक ही नोड है, इसलिए हमने इस नोड को हाईलाइट करके नाम दे दिया है V1। अब दूसरे एंड पे आ जाऊं तो यहाँ पर एक और नोड है जहाँ पर 4 एलिमेंट एक्चुअली कनेक्टेड है। इस नोड के ऊपर कौन कौन कनेक्टेड है? 50 मिली एम्पेयर कनेक्टेड है, 200 मिली एम्पेयर कनेक्टेड है, 40 ओम कनेक्टेड है, 30 ओम कनेक्टेड है। तो हमने इसको नाम दे दिया V2 का। ठीक हो गया? सर ये एक बार और बता दें काइंडली। आपके पास सर्किट में जितनी भी नोड्स हैं आपने उनको नाम देने हैं। तो इस सर्किट में कितनी नोड्स हैं पहले तो ये बता दें। डाउन वाली तो ग्राउंड हुई है सर, 2 नोड्स हैं। वैसे इस सर्किट में सर total 2 कितनी अननोन nodes हैं? नोड्स। 2 अननोन है, टोटल 3 नोड्स हैं। हमने अननोन नोड की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? तो 3 नोड्स में से एक नोड तो मुझे पता है जिसको हमने 0 वोल्ट खुद कहा है, तो ये तो 0 हो गई। 2 नोड्स ऐसी हैं जो अननोन है, इसका वोल्टेज या करंट मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैंने उन दोनों नोड्स को नाम देना है। पहली को मैंने V1 का नाम दे दिया, दूसरी को मैंने V2 का नाम दे दिया। सर इसमें पॉइंट ए और बी किधर चले गए सर? वो पॉइंट और ए और बी अपनी जगह पर है, वो हम लास्ट में आएंगे उसके ऊपर, ठीक है? हमने पॉइंट ए बी के दरमियान वोल्टेज बतानी है, तो वो हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें नोड की वोल्टेज पता होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो भी एक नोड है, पॉइंट बी भी जो है वो भी एक नोड है। तो जब हमें नोड की वोल्टेज नोड बनाए हैं, तो पॉइंट ए बी की वोल्टेज हमें मिल जाएगा, फिर हम उससे वोल्टेज निकालेंगे ए बी। हाँ जी, कौन बोल रहा था? ऊपर वाले जो नोड बनाए हैं, इसको एक बार रिपीट कर दें कैसे बनाए हैं? नोड क्या होता है बेटा? सर ऊपर वाले जो से हमने 2 नोड को ज्वाइन किया हुआ है V1 और 2 नोड को V2 दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज ऐड होगी? अभी कुछ भी ऐड हमने नहीं किया। मैंने आपसे ये पूछा है कि नोड क्या होता है, नोड की डिफिनीशन क्या है? सर जंक्शन। नहीं, उसको बोलने दो, जिसको कंफ्यूजन उसको बोलो। नोड की डिफिनीशन क्या है बेटा? सर जहाँ से करंट पास हो रही हो, मुस्लिम करंट ऐसी तो पास कोई हो रही डिफिनीशन हमने है। नहीं कहा। हमने कहा है नोड जंक्शन होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का। ये डिफिनेशन आपने सुनी थी? नोड इज अ जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। नो सर, नेट प्रॉब्लम है तो आवाज आती जाती है। तो फिर आप बाद में लेक्चर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब इस तरह तो आप बीच में स्किप करते रहेंगे तो हम तो काफ़ी आगे तक आ जाते हैं, फिर आपको मसला होगा, ठीक है? तो आप किसी कज़न की तरफ या ऐसी जगह पर बैठा करें जहाँ पर आपको साउंड क्लियर आती हो, तो आपको आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद पता चलेगा कि सर कौन सी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो हम 20 मिनट पहले डिस्कस कर चुके, तो फिर ये आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा, ठीक है? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नोड इज अ जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो हमने सर्किट के अंदर तमाम नोड्स को हाईलाइट करना है कहाँ कहाँ पर जंक्शन है। तो इस सर्किट में हमने हाईलाइट किया, हमारे पास 3 जंक्शन थे, एक बॉटम के ऊपर है, 2 ऊपर है। तो जो बॉटम वाला जंक्शन है उसको हमने खुद रेफरेंस नोड असाइन कर दिया, पहला स्टेप ये था, तो वो तो 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी तमाम नोड्स को नाम देना है। तो जो मेरे पास 2 अननोन जंक्शन थे मैंने उनको नाम दे दिया V1 और V2 का, ठीक है? तो वो आपके पास 2 नोड्स बन गई हैं, एक V1 है और एक V2 है, ये वाली 2 नोड्स, ठीक है? ये थर्ड स्टेप था एक्चुअली। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो आपका चौथा स्टेप है। सर ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पैरेलल होते तो फिर क्या करना था हमने? बेटा ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप दोबारा पढ़ें फिर, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं, आप उसका लेक्चर दोबारा सुने कि ये पैरेलल में हो अगर वोल्टेज के साथ, तो ये ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता। ये आप अपना लेक्चर दोबारा सुने, फिर आप इसको वो कीजिएगा, दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है? अच्छा, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है? जो चौथा स्टेप था क्या था? करंट की वैल्यू। हाँ जी, हमने हर ब्रांच को, वेरी गुड, हमने हर ब्रांच को क्या करना है, करंट असाइन करना है कि किस ब्रांच के ऊपर कितना करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है? मेरे इसका पॉइंटर भी काम छोड़ देता है। आपके पास सर्किट में इस वक्त अभी कितनी ब्रांचेस हैं जिनके करंट हमें चाहिए? जो सोर्स है उसका करंट तो आपको गिवन होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो 200 मिली एम्पेयर आपको पता है, इस वाली ब्रांच में भी 200 मिली एम्पेयर आपको पता है, ये सेंटर वाली ब्रांच में 50 मिली एम्पेयर आपको पता है। 3 रजिस्टर ऐसे हैं जिनके करंट हमें नहीं पता,
R1 है, इसका करंट मुझे नहीं पता, R3 है जिसका करंट मुझे नहीं पता, R2 है जिसका करंट मुझे नहीं पता। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है कि आपने ब्रांचेस को करंट असाइन करना है अपनी मर्जी के मुताबिक, चाहे आप राइट असाइन करें, टॉप वर्ड असाइन करें, बॉटम वर्ड असाइन करें, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं इस बुक की एग्जांपल को देखूं तो इसने R1 के ऊपर एक करंट असाइन किया I1 जो कि डाउनवर्ड है, एरो उसने सिर्फ सिंपली बनाया है। आपने क्या करना है, आपने एरो के साथ करंट की डायरेक्शन और नाम शो करना है। लेट्स सपोज ये वाला जो करंट है I1 है और इसकी डायरेक्शन बता रही है कि ये डाउनवर्ड है। अब आप R3 के ऊपर आ जाएं, तो बुक वाले ने चूज किया है I3 करंट और उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। आप R2 के ऊपर आ जाएं, बुक वाले ने चूज किया है I2 करंट और उसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? और स्टेप क्या है आपने? सर ये हमारी मर्जी होगी ना कि कौन सी डायरेक्शन में करंट दें इसको। हाँ जी, ये आपकी मर्जी होगी। असाइन करंट्स टू ईच ब्रांच, आपने हर ब्रांच के ऊपर करंट असाइन करना है और अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास है वो I1 है जो कि डाउनवर्ड है, I3 है वो भी डाउनवर्ड है, I2 है जो राइट से लेफ्ट है। क्लियर हो गया? 5 स्टेप क्या था, 5th स्टेप क्या था? सर जितने रेजिस्टेंसेस होंगी उतना ही करंट आएंगे। हाँ, जितनी ब्रांचेज होंगी, रेजिस्टेंसेज नहीं ब्रांचेज, जिस ब्रांच का करंट आपको नहीं पता आप उसके ऊपर करंट असाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वोल्टेज सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया करंट सोर्सेज में, तो करंट सोर्सेज की वैल्यू तो आपको पता होती है और डायरेक्शन भी पता होती है, बाकी जो सर्किट में रह जाएगा वो रेजिस्टर ही रहेंगे। तो आपने हर रेजिस्टर का करंट बताना है कि कहाँ पर कितना करंट है, किस डायरेक्शन में है, वैल्यू हमें नहीं पता। हम सिर्फ बताएंगे कि R2 के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, एरो से हम शो कर देंगे और उसका नाम दे देंगे I2। R1 के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है I1 टॉप से बॉटम, तो हम एरो से डायरेक्शन शो कर देंगे और साथ I1 लिख देंगे। R3 के ऊपर एक करंट फ्लो कर रहा है टॉप से बॉटम, ये हमने खुद चूज किया है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, उसको हमने I3 का नाम दे दिया। अगर मेरी ये चोजन डायरेक्शन या जो आप चूज कर रहे हैं अगर आपने ठीक चूज किए हैं तो इनके आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे। हो सकता है करंट की डायरेक्शन आपने अपोजिट ली हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव आंसर ये शो करता है कि जो डायरेक्शन आपने चूज की थी वो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है। सिंपल, ठीक हो गया? यस सर। गुड, सर ऐसा हो सकता है कि एक आध के आंसर पॉजिटिव और एक आध के नेगेटिव? बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों पॉजिटिव सर आए, क्योंकि जी सर जिसका नेगेटिव होगा उसकी फिर हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ना करें डायरेक्शन अपोजिट, आप जस्ट मेंशन कर दें कि मेरी चोजन डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। गुड हो गया। यस सर। आगे चलने से पहले एक और आपको इसकी ट्रिक या जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, या आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे, अभी शायद आपको इस चीज़ का पता ना हो कि करंट की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आती है अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो बुक वाले ने ये करंट चूज किए हुए हैं, कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस नोड के ऊपर देखूं तो 200 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा था, 50 मिली एम्पेयर इधर गया, तो यहाँ पर कितना करंट जा रहा होगा? मिनिमम 150 तो जा रहा होगा ना, क्योंकि कुछ ऊपर से भी आ रहा है। तो वो वाला करंट कहाँ जाएगा? उसने नीचे ही जाना है, इसलिए डायरेक्शन बुक वाले ने ऑलरेडी नीचे ही चूज की हुई है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। सर्किट देख के आपको खुद ही पता चल रहा होता है कि करंट किधर जा रहा होगा, तो आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप करंट की सही डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनालिसिस नहीं भी करते तो आप सिंपली डायरेक्शन चूज कर लें और सॉल्व करें। अगर आपने डायरेक्शन आपकी ठीक हुई तो करंट के आंसर्स पॉजिटिव आएंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक हो गया? यस सर। स्टेप 5 क्या था? राइट KCL इक्वेशंस। राइट KCL इक्वेशन एट ईच अननोन नोड। जो आपने अननोन वोल्टेजेस की नोड्स मार्क किए हैं उसके ऊपर आपने KCL की इक्वेशन लिखनी है। ठीक हो गया? तो अब मेरे पास जो फर्स्ट नोड है मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? KCL एट V1। V1 के ऊपर KCL आपके पास क्या बनता है?
तो KCL अगर मैं V1 का लिखूं तो क्या बनेगा? किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है कि एंटर होने वाला करंट लीविंग करंट के बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं नोड 1 को देखूं V1 को, तो कितने करंट एंटर हो रहे हैं? 200 मिली एम्पेयर। 2 करंट्स एंटर हो रहे हैं एग्जैक्टली 200 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है प्लस 50 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है, ठीक है। और 2 ही करंट्स लीव कर रहे हैं। कौन कौन से करंट लीव कर रहे हैं? I1 और I2 सर। प्लस I2। गुड, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक हो गया। हम किस चीज की वैल्यूज एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं नोडल एनालिसिस में? नोड की वोल्टेज की। हम नोड वोल्टेजेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, नोडल एनालिसिस में। तो आपके पास जो करंट आया है, आपने इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है, तभी आपके पास नोड की वोल्टेज आएगी। तो अब मैं इस करंट को वोल्टेज की फॉर्म में लिखता हूँ। तो अगर मैं I1 को लिखूं तो I1 करंट जो है वोल्टेज की फॉर्म में क्या होगा? I1 कौन सा करंट है? IR1 होगा सर। IR1 होगा। 20I1 होगा एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 20I1 में भी आपको नोड का वोल्टेज तो नहीं मिल रहा, हमने तो इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने इसको I को लिखना है V/R की फॉर्म में, क्योंकि हमें वोल्टेजेस चाहिए। लूप एनालिसिस में हमें करंट्स चाहिए थे, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर हर वोल्टेज को V = IR की फॉर्म में लिखा था, क्योंकि हमें I मिल सके। यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम हर करंट को V/R की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें वोल्टेज मिल सके। तो जो I1 करंट है वो क्या है? किसी भी ब्रांच का करंट। तो ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मुझे इस रजिस्टर की करंट चाहिए हो I, तो मैं इस रजिस्टर के वोल्टेज को देखता हूँ, डिवाइडेड बाय R करता हूँ। इस रजिस्टर के इस एंड पे लेट्स सपोज एक वोल्टेज है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ VA का। इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे भी कोई वोल्टेज होगा जिसको हमने नाम दिया है VB का। तो जो करंट I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? हायर वोल्टेज, हायर पोटेंशियल VA माइनस लोअर पोटेंशियल VB डिवाइडेड बाय R। हम किसी भी ब्रांच की वोल्टेज को उस ब्रांच के दोनों एंड की करंट को उस ब्रांच के दोनों एंड की वोल्टेज के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या है? इसके दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, यस सर। और एक बार और रिपीट कर दें। मैंने आपको ये कहा कि किसी भी रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है? उसके दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस के बराबर होता है। ये जो 30 ओम का रजिस्टर है, मैं इसकी अगर वोल्टेज आपसे पूछूं तो हम कितने ही क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसका वोल्टेज किसके बराबर होगा? इसके दोनों टर्मिनल्स के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके सर। वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है? उसके दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है वो उसके बराबर होता है, ठीक है। तो I1 मैंने कहा है, अब हमने यहाँ पर I1 को लिखना है V/R की फॉर्म में। तो I1 को मैं क्या लिखूं? ये दोनों मिल जाएंगे, 200 मिली एम्पेयर प्लस 50 मिली एम्पेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू I1 किसके बराबर है? V1 माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 कितना है? 20 ओम प्लस I2 किसके बराबर है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 40। ठीक हो गया। यस हमने सर। करंट को V/R की फॉर्म में लिखना है, सही हो गया। तो हमें तो रेजिस्टर की एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं पता, तो इसलिए हम रेजिस्टर की नोड की वोल्टेजेस लिखते हैं जो उसके दोनों तरफ मौजूद होंगी, तो उनका डिफरेंस हमेशा वोल्टेज रेजिस्टर के वोल्टेज के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं।
अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें तो मुझे बता दें ये इक्वेशन क्या बनती है। V1 V2 की फॉर्म में ये इक्वेशन क्या बनेगी? मैं इसको लिख सकता हूँ 250 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि V2 तो जीरो है, सॉरी माइनस जीरो डिवाइड बाई 20 है तो वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई 40 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 40। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें और मुझे बता दें इक्वेशन क्या बनेगी। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगी आपके पास? सर 10,000 इज इक्वल टू 10,000 यस सर 10,000 मिली एम्पेयर यस सर इज इक्वल टू 40 V1 40 V1 माइनस प्लस 20 सर प्लस होगा अच्छा प्लस होगा, प्लस क्या? सर 20 V1 माइनस V2 20 V1 माइनस V2 तो प्लस 20 V1 माइनस 20 सर ये V2 21 V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 40 आएगा सर। सॉरी सर 40 नहीं आएगा नीचे। ये 40 को आपने खत्म करना है ना, मैंने ये कहा है कि आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बताएं क्या बनेगी। सर 3 V1 10,000 माइनस मिली V2 एम्पेयर इज इक्वल इक्वल्स टू 10,000। 20,000 3 V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10,000। ठीक हो गया। आपके पास आता है 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10,000 मिलियन। 10,000 मिली एम्पेयर। ठीक है, या मैं इसको 10 एम्पेयर लिख सकता हूँ। अगर हमारी ये इक्वेशन ठीक है, हमारे पास ये मैच करनी फिर चाहिए। 21 V1 नहीं आएगा। ये आपके पास इसने तीनों यार करंट्स लिखे हुए हैं V बाई R की फॉर्म में। एलसीएम लो ना। ठीक है, I1 आपके पास इसने I1 I2 I3 तीनों इधर मेंशन किए हुए हैं और उसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट की हुई हैं। ये आपके पास जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास बनती है 0 पॉइंट, अच्छा इसने उसकी फॉर्म में ली हुई है सिमंस की फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन बनती है। 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 40। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 40 होगा सर। सर 40 40 होगा। तो ये 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। यस सर ऐसे ही है। ये आपके पास आ उधर आ जाएगा जाएगा 2V प्लस 2V1। यस सर यही आंसर आ रहा है सर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपके पास 2V1, ये आपके पास आ जाएगा 1V1, ये आपके पास आ जाएगा 1V2। तो ये आपके पास 2V1 प्लस 1V1 3V1, ये ठीक है, माइनस 1V2, तो V2 अपनी जगह पर ठीक है, इज इक्वल टू 40 इंटू 250 10,000 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया, तो हम इसको एम्पेयर्स में लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंसेज ओम में है ना, सारी रेजिस्टेंसेज ओम में है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। 10,000 मिली एम्पेयर है तो ये 1000 जो है मिली से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। ठीक हो गया, मैं यहीं पर इक्वेशन 2 भी लिख लेता हूँ, जो आपके पास इक्वेशन 2 बनेगी, बल्कि इसको दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। हम इधर स्टेप लिखेंगे, स्टेप 6। स्टेप 6 आपके पास क्या है? सॉल्व इक्वेशंस टू गेट नोड वोल्टेजेस। जो लास्ट स्टेप है वो ये है, तो हम इधर दूसरा भी केवीएल लिख लेते हैं, सॉरी केसीएल एट नोड V2। V2 के ऊपर जो केसीएल है वो क्या बनेगा? नोड 2 का केसीएल कोई बोलेगा मुझ पे?
V2 पर। ये हमारे पास V2 है ना नोड, तो V2 के ऊपर कितने करंट एंटर हो रहे हैं, कितने लीव कर रहे हैं? सर एक एंटर हो रहा है और 2 लीव कर रहे हैं। नहीं सर, 2 एंटर हो रहे हैं अब और 2 एक एंटर हो रहे हैं, 1 लीव एंटर कर हो रहे रहे हैं। हैं, 2 लीव कर रहे I2 हैं, और exactly। 200 सर तो 2 एंटर हो रहे हैं, 2 लीव आपके कर रहे हैं। पास, हाँ जी बेटा, 2 एंटर हो रहे हैं, 2 लीव कर रहे हैं, तो 200 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है, प्लस 40 और आपके I2 पास I2 I2 भी I2 सर। एंटर हो रहा है, ठीक है। I2 इज यस इक्वल टू कितने लीव कर रहे हैं आपके पास? 50 मिली और एम्पेयर लीव I2 कर रहे सर हैं, 50 प्लस I3। और प्लस I3 I3 भी लीव कर रहा है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं करंट्स की फॉर्म में, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 200 मिली एम्पेयर और 50 इधर आगे कितना हो जाएगा, 150 मिली एम्पेयर यस सर। इज इक्वल टू I3 माइनस I2। माइनस I2, ठीक हो गया। अब I3 को देखें V बाई आर की फॉर्म में किसके बराबर है? I3 किसके बराबर है? I3 सर। इसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सर V2 V2 माइनस नीचे ओवर वाले, आर। हाँ नीचे इस पे कितना वोल्टेज है, ऊपर वाली नोड पे V2 है और नीचे वाली नीचे नोड 0 पे है कितना सर, है, ग्राउंड पे 0 है। 0 है। तो 0 हम I3 को लिख सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30, माइनस 0 ओवर आर, V2 ओवर आर। V2 ओवर R, ठीक है, V2 ओवर R3 एक्चुअली। तो I2 किसके बराबर होगा? हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं, I2 आपके पास किसके बराबर है? ये इसकी एक नोड है, सर V1 एक माइनस नोड, इसकी एक नोड के ऊपर V1 है और दूसरी नोड के ऊपर क्या है, V2 V2 है। है सर। तो करंट की डायरेक्शन मुझे ये बता रही है कि V1 बड़ी है और V2 छोटी है, क्योंकि यस सर। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करता है। इसकी आप गलती करेंगे, ये वाला पॉइंट गौर से सुनने। किसी भी रजिस्टर के ऊपर जब आपने 2 नोड्स चूज की हुई हैं, तो आपने शुरू में एक करंट चूज किया था, वो करंट ये बताता है कि ये करंट एक्चुअली हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक हो गया। तो मैं I2 को लिख सकता हूँ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 40, ठीक हो गया। I2 आपके पास किसके बराबर होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 40, जो उसकी रेजिस्टेंस है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, तो सर आपके ये पास वाला एक बार बता दें। मैंने ये कहा है सर कि V1 रेजिस्टर बड़ा के इसलिए आपने, क्योंकि करंट 200 मिली एम्पीयर है। एक मिनट सुने मेरी बात, मैंने आपको ये कहा है कि आपने रेजिस्टर का वोल्टेज लिखना है उसके दोनों पॉइंट्स के एंड के पोटेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इस रेजिस्टर का पोटेंशियल दोनों तरफ का, V1 भी अननोन है, V2 भी अननोन है, मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन मैंने ये चूज की है, मैं उसके मुताबिक इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। तो जो मैंने करंट की डायरेक्शन चूज की है उसके मुताबिक V1 हायर पोटेंशियल है और V2 लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, तो इसलिए मैंने V1 माइनस V2 लिखा है। आप भी यही करेंगे, ठीक है। सर I3 वाला भी बता दें। I3 भी आपने डाउनवर्ड चूज किया हुआ है, तो आपके करंट के मुताबिक कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ओके सर, ऊपर वाला बड़ा है, समझ आ गया। ठीक हो गया। अब आप इसको लिख लें, 150 मिली एम्पेयर किसके बराबर आ जाएगा, I3 माइनस I2 के। I3 आपके पास किसके बराबर है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 प्लस सॉरी माइनस, ये आपके पास माइनस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 माइनस I2 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 40। इसकी भी सिंप्लीफाई इक्वेशन मुझे बता दें क्या बनेगी, 40 और 30 का एलसीएम क्या आता है, या पूरी इक्वेशन को आप 40 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दें। Sir, 18,000 milliampere is equal to 18,000 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 5V2 इज इक्वल टू 5V2 minus V1. माइनस V1। V1. 18,000 मिली एम्पेयर को हम लिख सकते हैं 18 एम्पेयर,
ठीक है? यस सर। आपके पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, -v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू 18 एम्पेयर्स। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आपके पास आता है -v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू 18 एम्पेयर। ये चीज़ याद रखनी है, मैं इसको एम्पेयर में इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास सारे रजिस्टर ओम्स में हैं। ठीक हो गया? अगर रजिस्टर्स किलो ओम में होते तो करंट हमेशा मिली एम्पेयर में आते। फिर यूनिट कन्वर्जन का ख्याल करना है। अच्छा, अब आप इधर आ जाएं। अब मुझे v1 की वैल्यू चाहिए या v2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, तो हमें v1 और v2 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं तो v1 कैंसिल हो जाएगा और मुझे v2 की वैल्यू मिल जाएगी। या मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके v2 को कैंसिल कर दूं तो मुझे v1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? हमें नोड वोल्टेजेस चाहिए ना, v1 और v2। तो v1 और v2 अब आपको कैसे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशनों को आपने सॉल्व करना है। ठीक है? क्लियर? यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। गुड। अच्छा, ये आपके पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने वहां पर मेंशन कर दिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टू गेट v1 एंड v2। हमें v1 और v2 चाहिए, तो मैं करता क्या हूँ, मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करता हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करें एंड एडिंग विद इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 के साथ आप उसको ऐड कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। सेकेंड इक्वेशन आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगी -3v1 प्लस 15v2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना होता है? सर 54। 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54। गुड। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो 3v1 माइनस 3v1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 14v2 इज इक्वल टू 54 प्लस 10 64। अब हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। v2 किसके बराबर है, 64 डिवाइडेड बाय 14, तो v2 इज इक्वल टू 32/7। कितने वोल्ट्स में कितने आ जाएंगे सर? 4.6। कुछ 4.3 वोल्ट। सर कुछ क्वेश्चंस में तो हम लोग ये नीचे वाली दूसरी इक्वेशंस के साइन चेंज करते हैं सर, इसमें क्यों नहीं किए? बेटा कुछ क्वेश्चन में आप क्यों चेंज करते हैं? वो माइनस करते हैं 4.6 है। एग्जैक्टली ये जो बेटा ये बच्चा बोला माइनस, बेटा जब आप डिफरेंस लेते हैं तो फिर आप सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। ओके सर। ठीक है, गुड। v2 आपको मिल गया 4.3। 4 पॉइंट कितना बेटा? 6 है। 4.6 है। अच्छा 4.6, सॉरी। तो 4.6 वोल्ट्स आपके पास v2 आ गया। तो अब हम v1 फाइंड कर सकते हैं। यस सर, ऑफ कोर्स। नाउ putting v2 सर 4.9 in आता है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो आपको v1 मिल जाएगा। तो जब आप इक्वेशन 1 में v2 पुट करेंगे, ठीक हो गया, मैं इसको पुट कर देता हूँ। 3v1 माइनस 4.6 वोल्ट्स इज इक्वल टू 10। आप इसमें से निकाल लें v1 कितना बनता है बेटा, सॉरी v1 कितना बनता है? 4.9। 4.9 वोल्ट्स। इसको आप सॉल्व कर लें, बाकी लोग भी अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो आपका एक आंसर है v2 इज इक्वल टू 4.6, v1 इज इक्वल टू 4.9। अगर हमने ठीक किया है तो हमारे आंसर्स
जो हैं वो इससे मैच करने चाहिए जो बुक के आंसर्स हैं। तो हम बुक के आंसर्स चेक कर लेते हैं। बुक के आंसर्स क्या थे? V1 आपके पास 4.89 है, V2 आपके पास 4.67 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है? 4.89 राउंड ऑफ होकर 4.9 ही आता है, और 4.67 राउंड ऑफ होकर 4.6 है हमारे पास, ठीक है। दोनों वोल्टेज वेरीफाई हो गए? यस सर। हमें उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये तो नोड वोल्टेजेस मैंने निकाल लिए। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था कि आप वोल्टेज बताएंगे, ये आप वोल्टेज बताएंगे VAB। VAB एक्चुअली किसका वोल्टेज है? R3 का वोल्टेज है ना? यस सर। उसने हमसे पूछा था यूज नोडल एनालिसिस टू सॉल्व वोल्टेज फॉर VAB, ठीक है। तो उसने कहा था नोडल एनालिसिस यूज करते हुए मुझे VAB की वैल्यू बता दो। अब हम अपने एक्चुअल सर्किट को देखते हैं, जो सर्किट हमने सॉल्व किया है। हमारे पास जो सर्किट है उसमें नोड 1 के ऊपर कितना वोल्टेज है? ये वाला वोल्टेज कितना था? V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट 4.9 वोल्ट। इस नोड का वोल्टेज मुझे पता है। बी नोड के ऊपर कितना वोल्टेज था आपके पास? 4.6। ठीक है। अब आप एक्चुअल सर्किट में आए। एक्चुअल सर्किट में आपको कौन सी वोल्टेज पता है? एक्चुअली VA हमें पता है ना। एक्चुअल सर्किट में जो नोड A है वो एक्चुअली कौन सी नोड है? V2 है। यस सर। ठीक हो गया? यहाँ इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। क्योंकि VAB पॉइंट एक्चुअल सर्किट में है, मॉडिफाइड सर्किट में नहीं है, तो मुझे एक्चुअल सर्किट में वापस जाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्चुअल सर्किट में देखूं तो यहाँ पर मैंने काफी गन मचा दी है, मैं इसको आपको सर्किट में दिखा देता हूँ बुक में। एक्चुअल सर्किट में जो आपके पास नोड A है, ये वही नोड है जो सर्किट में जिसको हमने V2 का नाम दिया हुआ है। ये यही वाला पॉइंट है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी। ये आपके पास VA पॉइंट है जिसको हमने V2 का नाम दिया था, ठीक है। जी सर। गुड। तो अब मुझे आप बता सकते हो VAB क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज एक्चुअली मुझे पता है कितना है, 6 वोल्ट माइनस 4.9 4.67 वोल्ट। इस पॉइंट का वोल्टेज भी मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि नीचे ग्राउंड है, तो VB जो वोल्टेज है वो एक्चुअली कितना है? 6 वोल्ट। नहीं, VB 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट सर। पॉइंट 6 B माइनस का पॉइंट B का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 6 वोल्ट। पॉइंट A का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 4.67। तो मुझे एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स की वोल्टेज मुझे पता है, VA भी मुझे पता है जो कि 4.67 है, VB भी मुझे पता है जो कि 6 वोल्ट है। तो अब मैं दोनों चूज कर सकता हूँ, या VA माइनस VB कर दूं या VB माइनस VA। बुक वाले ने मुझसे क्या पूछा था? VAB पूछा था। तो VAB का मतलब क्या है कि आप A में से B को माइनस करेंगे, VA माइनस VB करेंगे, ठीक है। तो VA आपके पास 4.6 है, VB आपके पास 6 है, माइनस करें कितना आता है आंसर? 1.6 माइनस 1.4 माइनस 1.4 माइनस 1.4 वोल्ट्स। अब आप अपना एक्चुअल आंसर चेक कर लें। अगर मैंने ये ठीक किया है तो मेरा आंसर मैच करना चाहिए जो बुक का एनालिसिस है। ये आपके पास VA 4.67 है, VB आपने 6 वोल्ट निकाला है, तो VA माइनस VB 4.67 माइनस 6 विच इज 1.33। राउंड ऑफ करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही आंसर है जो आपके पास 1.4 वोल्ट्स आएगा और माइनस साइन के साथ। ठीक हो गया? सर अगर हम इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड बता दें तो माइनस साइन हट जाएगा। नहीं, डायरेक्शन आप डाउनवर्ड नहीं बता सकते क्योंकि बुक वाले ने जानबूझ के आपसे AB पूछा है, ठीक है। तो बुक वाले के मुताबिक इसकी पोलैरिटी ऊपर बनती है प्लस, नीचे बनती है माइनस, ठीक है, इसलिए इसका साइन माइनस आया है। एक्चुअल में इसकी जो पोलैरिटी है वो नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, क्योंकि करंट नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। हमने जो डायरेक्शन ली है करंट की वो डाउनवर्ड ली हुई है, ठीक है, हमने अपोजिट डायरेक्शन करंट की ली थी, तो हमारे आंसर के साथ नेगेटिव आना था। सही हो गया? यस सर। यस सर।
क्लियर हो गई ये बात? इस सारे क्वेश्चन में कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग हो नोडल एनालिसिस का तो आप पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर इस तरह की एक और कोई एग्जांपल करा दें। ठीक है, वो मैं करवाता हूँ। मैंने कहा कंसेप्चुअली अभी कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं करवाता हूँ एग्जाम्पल में और भी करवाऊंगा। कंसेप्चुअली कोई चीज़ आपको वीक है अभी? ये बता दें कि V1 जो है वो V2 से ग्रेटर कैसे है? सर ये नोड का वोल्टेज वाला बता दें फिर से। V1 आपने अभी सॉल्व किया है ना, खुद ग्रेटर है, मैंने तो नहीं कहा कि ग्रेटर है। अभी आपने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व किया तो V1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 4.9 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 4.6। पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा करें जी। ये जो सी आपने ये KCL एड V2 आपने निकाला है, KCL V2 में हमने ये करंट यूज किया था I2। ये करंट मुझे ये बता रहा है कि ये वाली नोड बड़ी है, V1 नोड बड़ी है V2 से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ज्यादा वोल्टेज से कम की तरफ। तो जो करंट मैंने चूज किया है उसके मुताबिक हायर वोल्टेज V1 बनता है, लोअर वोल्टेज V2 बनता है। सही है सर। ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन उलट लेते तो मैं भी इसको V2 माइनस V1 लेता। हम और एग्जांपल करते हैं, उसमें कर लेंगे। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन आपने चूज की है उसके मुताबिक आप उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो करंट हायर उसने से लोअर की तरफ फ्लो करता है। हमसे VAB पूछा था तो V1 फाइंड करना लाजमी है। हाँ, तो उसके बगैर आप VAB कैसे बताओगे? चलो आप डायरेक्ट बता दो VA का क्या वोल्टेज है सर्किट में, आप बता सकते हैं? नहीं सर, वो V2 की जरूरत पड़ेगी ना इसके लिए, तो इसके लिए V2 की जरूरत पड़ेगी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए हमने नोडल एनालिसिस किया। अदरवाइज आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते थे। VB में डायरेक्ट बता सकता था, मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे VB क्लियरली नजर आ रहा है कि 6 वोल्ट होगा। VA क्या होगा ये मुझे नहीं पता था, तो मुझे VA को सॉल्व करना था। तो VA उसने मुझे बाउंड कर दिया था कि नोडल एनालिसिस से आप सॉल्व करोगे, तो मुझे नोडल की टेक्निक लगानी थी। नोडल की टेक्निक में आपको तमाम अननोन नोड वोल्टेजेस फाइंड करनी होती है। ठीक है सर। ठीक हो गया? इसको मैं सेव कर लेता हूँ, नोडल के नाम से है, नई फाइल हम ओपन कर लेते हैं, उसमें लिख लेंगे। वापस पे आ जाए। ये बुक की एग्जांपल है, आप खुद देखिएगा। मैं आपको नोडल का प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा देता हूँ। ये भी एग्जांपल है, इसको भी आपने खुद देखना है। सॉल्व हुई हुई आप अपने स्टेप्स करके उसको देखिएगा। ये एक क्वेश्चन है आपके पास नोडल एनालिसिस का, जो कि उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, इसने आपको क्या कहा है, यूज नोडल एनालिसिस टू डिटरमिन द नोड वोल्टेज फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.38। इसने आपसे पूछी है नोड की वोल्टेजेस। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोड नहीं मेंशन की गई, नोड वोल्टेजेस पूछी हैं, तो सारी की सारी ही आप बताएंगे V1 इज इक्वल टू दिस, V2 इज इक्वल टू दिस, V3 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक पूछा है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपसे VAB पूछा था, तो आप सिंपली VAB ही बताएंगे। ठीक हो गया? लेकिन आपको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं नोडल एनालिसिस से सॉल्व करूं तो मैं इसको भी उठा के पहले उधर रख लेता हूं ताकि आसानी रहे। ये आपका गिवन क्वेश्चन है, आपसे पूछिए नोड वोल्टेजेस। ठीक हो गया? सबसे पहला स्टेप क्या है, रेफरेंस नोड असाइन करें। स्टेप 1 आपके पास क्या था, रेफरेंस नोड असाइन करें। तो हमने सर्किट में रेफरेंस नोड असाइन कर ली, ये वाली बुक वाले ने खुद ही दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो मैं इस नोड को खुद चूज करता, लेकिन बुक वाले ने ये नोड खुद दी हुई। ठीक है, तो रेफरेंस नोड वाला स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? सर है 9 वोल्ट। एग्जैक्टली, आपके पास ये वाला सोर्स है
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला एक सोर्स है आपके पास, वोल्टेज सोर्स, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें तो न्यू सर्किट क्या बनेगा, कोई मुझे ये बताएगा? इसके ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे पास एक करंट सोर्स बनेगा। यस सर। 4.5 डायरेक्शन क्या होगी? 4.5 वो हम आ जाए। हाँ, डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। पहली बात तो ये। उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा जो कि यही सीरीज वाला रेजिस्टर है। मैं सबसे पहले तो जो सोर्स ट्रांसफॉर्म किया उसको ड्रॉ करता हूँ, बाकी चीज़ मैं बाद में कनेक्ट करूँगा। ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर आ जाएगा जो आपने सॉल्व किया है, और 9/2 4.5 एम्पेयर्स। रेजिस्टर ओम में था तो करंट एम्पेयर में आएगा, तो आपके पास 4.5 एम्पेयर का डाउनवर्ड करंट आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो आपके पास सर्किट में थी आप उनको एज इट इज़ कनेक्ट कर दें। तो ये वाला रेजिस्टर आपके पास अपनी जगह पर ही रहेगा 1 ओम। ये वाला करंट सोर्स आपके पास अपनी जगह पर ही रहेगा, सेंटर वाला। इसको भी आप अपनी जगह पर एज इट इज ड्रॉ कर लें। इससे आगे जाकर आपके पास ये वाला 8 ओम का रेजिस्टर है, ये भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 1 ओम का रेजिस्टर है, वो भी एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा। ये 1 ओम है, ये आपके पास 8 ओम है, 8 ओम, इसको अपनी जगह पर रहने दें। ये आपके पास 4 एम्पेयर अपवर्ड, ये अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये आपके पास अगेन 1 ओम का रेजिस्टर, ये अपनी जगह पर रहेगा। और इसके ऊपर ये मैंने सेंटर में ये लगा दिया, मैं इसको बीच में से हटाता हूँ। और हम यहाँ पर जो करंट सोर्स था 3 एम्पेयर, उसको अपनी जगह पर वापस कनेक्ट कर। ये आपके पास 3 एम्पेयर का करंट सोर्स था, इसको अपनी जगह पर वापस कनेक्ट कर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड इसलिए की है क्योंकि वो ये दरमियान वाला ये 2 ओम वाला खत्म हो जाएगा। बैटरी डाउनवर्ड है बेटा, इसलिए डाउनवर्ड की। आपके पास ये जो बैटरी है, अगर आप इसको वर्टिकली देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे है ना? यस सर। इसलिए करंट सोर्स डाउनवर्ड। 2 ओम खत्म नहीं होगा बेटा, 2 ओम वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में था तो वो करंट सोर्स के पैरेलल में अटैच होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही करते हैं, ये इसकी टेक्निक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? वोल्टेज असाइन करना। मार्क अननोन नोड्स, जितने भी अननोन नोड्स हैं उनको असाइन करना। हाँ, जो आपके पास अननोन नोड्स हैं उनको आप मार्क कर दें। तो मेरे पास कितनी अननोन नोड्स हैं सर्किट में? सबसे बॉटम वाली नोड जो है ये हमारी रेफरेंस नोड थी, तो ये वाला सारा तो 0 वोल्ट हो गया। ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट। ठीक है, ये वाली नोड है जो अननोन है, हम इसको मार्क कर देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ V1 का। ये वाली नोड है जो अननोन है हमारे पास, मैं इसको नाम दे देता हूँ V2 का। ये वाली नोड है जो अननोन है हमारे पास, हम इसको नाम दे देते हैं V3 का। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन सॉरी, स्टेप नंबर 4 क्या था? करंट पास करनी थी। करंट देने असाइन सर, करंट देना इसको। करंट्स एट ईच ब्रांच, हर ब्रांच का करंट असाइन कर लें जिसका नोन नहीं है। मैं 2 ओम के रेजिस्टर को देखूं तो यहाँ करंट असाइन नहीं है, तो मैं इसकी करंट चूज करता हूँ डाउनवर्ड, और मैं इसको नाम दे देता हूँ I1 का। ठीक है, सिमिलरली मैं 1 ओम के रेजिस्टर को देखूं तो मुझे इसकी करंट नोन नहीं है, तो मैं इसकी करंट चूज करता हूँ लेफ्ट से राइट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ I2। सिमिलरली मैं 8 ओम को देखूं तो मेरे पास करंट जो है वो असाइन डायरेक्शन नहीं है, तो मैं इसकी करंट ले लेता हूँ लेफ्ट से राइट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ I3 का।
1 ओम का रजिस्टर है, इसकी करंट मेरे पास करंट नहीं का है, साइन करना बेसिक करंट चूज कर लेता हूँ राइट टॉप से बॉटम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ I4। चारों करंट सामने असाइन कर I3 दिए। को हम राइट से लेफ्ट नहीं रख सकते? I3 को रख सकते हैं बेटा, मैंने आपको कहा ये आपकी मर्जी है, आप राइट से लेफ्ट रखें या लेफ्ट से राइट, ये आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी आर्बिट्ररी चूज किया है कि मैं सपोज करता हूँ कि ये राइट को फ्लो कर रहा होगा। अगर सही चूज किया है तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। 5 स्टेप क्या था? राइट KCL इक्वेशंस एट ईच नोड, हर नोड के ऊपर आपने KCL की इक्वेशन लिखनी है। ठीक हो गया। तो नोड 1 जो अननोन नोड है उसकी इक्वेशन क्या बनती है आपके पास? V1 का KCL क्या बनेगा? सर 4.5 प्लस I1 इज इक्वल टू I2। मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, KCL एट V1 का अगर आप KCL लिखें तो आपके पास कितने करंट्स हैं जो एंटर हो रहे हैं? I2 3 एम्पेयर एंटर हो रहा है, प्लस I2 एंटर हो रहा है, इज इक्वल टू 2 करंट लीव कर रहे हैं, 4.5 4.5 एम्पेयर लीव कर रहा है, प्लस I1 लीव कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 एम्पेयर माइनस 4.5 एम्पेयर इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5 एम्पेयर इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस? V1 माइनस 0 V1 माइनस 0/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस I2 की वैल्यू क्या है? V2 माइनस 0 V2 माइनस सर V1 माइनस 0 V1 बेटा कहाँ पर कनेक्टेड है वो? I2 क्या है आपके पास? I2 आपके पास ये वाला करंट है जो 1 ओम में फ्लो कर रहा है। कहाँ से फ्लो कर रहा है? V2 से V1 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम। V1 जो हमने I1 है उसके साथ फिर 0 क्यों लगाया? V1 माइनस 0 इसलिए कि I1 कहाँ पर है? V1 से ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है। ग्राउंड का वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। ऊपर क्या है? V1, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये सर सही है। सही हो गया। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दें, क्या बनती है? इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम बनता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे इक्वेशन बता दें कि इक्वेशन क्या बनेगी। 2V माइनस 2V1 माइनस 2V1 माइनस V1 माइनस V1 इज इक्वल टू 2.3 आ जाएगा। माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 मैंने कहा V2 नहीं है बीच में। V2 करेंगे ना उसको उस तरफ माइनस करें, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूँ पूरी सॉल्व करके। आपने वो नहीं बताया ना, मुझे ये बताओ, ये आपके पास बन जाएगा 2V2 माइनस 2V1। सर देखें ना 2V बनेगा ना, उधर से माइनस होगा तो -1 ही रह जाएगा ना। अच्छा आप बताओ क्या बनती है इक्वेशन आपके पास? इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पेयर। तो इसमें V2 किधर है? सर 2V2 प्लस V1 इज इक्वल टू 3 आता है। वही मैं कह रहा हूँ, ये इक्वेशन बता रहा था, इसको आंसर करने सर ये V2 ही आता है ना, पहले के साथ V2 आता है, आपने V1 लिख दिया है। आपने बोला V1 है, मैंने इसलिए लिखा है। अच्छा जी चलें, सॉरी कोई बात नहीं। आपके पास ये आ जाएगा -2V2 माइनस V1 इज इक्वल टू -3 एम्पेयर।
ठीक है, बाकी भी अपनी चेक कर लें इक्वेशंस, ठीक है। सही है बेटा, ठीक है सर। ठीक हो गया। तो अगर मैं माइनस को खत्म करना चाहूँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो मैं इसको आसान कर देता हूँ। आपके पास आ जाएगा V1 माइनस प्लस 2V2 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सही हो गया। P2 का KCL क्या आएगा? नोड 2 के ऊपर KCL क्या बनेगा? फोर एम्पेयर एंटर हो रहा है, I2 भी लीव कर रहा है और I3 भी लीव कर रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 एम्पेयर इज इक्वल टू I2 आपके पास क्या है, V2 माइनस V1 ओवर 1 प्लस I3 आपके पास क्या है, V2 माइनस V3 ओवर 8। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ KCL एट V3। नोड 3 का KCL क्या बनेगा? आपके पास कितने करंट एंटर हो रहे हैं, I3 एंटर हो रहा है और I4 और 3 एम्पेयर लीव कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू I4 प्लस 3 एम्पेयर। तो आपके पास आ जाएगा 3 एम्पेयर इज इक्वल टू I3 माइनस I4 विच इज इक्वल टू I3 आपके पास क्या है, V2 माइनस V3 ओवर 8 माइनस I4 आपके पास क्या है, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1। ठीक है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दें तो मुझे बता दें, सेकंड इक्वेशन भी बता दें और थर्ड भी बता दें क्या बनता है। सेकंड का भी एलसीएम आपके पास 8 आ जाएगा, तो ये 8 32 एम्पेयर इज सर इक्वल माइनस 8V1, तो 8V2 माइनस 8V1 प्लस V2 माइनस V3, ये इक्वेशन बनेगी। 9 में V2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये कितना बन जाता है, 9V2 9V2 माइनस 8V1 माइनस 8V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 32 एम्पेयर। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन का भी एलसीएम 8 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 एम्पेयर इज इक्वल टू V2 माइनस V3 माइनस 8V3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये बन जाएगी 24 एम्पेयर इज इक्वल टू V2 माइनस 9V3। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आने चाहिए। V1 3 वोल्ट आता है, V2 6 वोल्ट आता है और V3 माइनस 2 वोल्ट आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन को। मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं लास्ट इक्वेशन में से, मैं अगेन सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लास्ट इक्वेशन में से V3 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 भी V1 V2 की फॉर्म में आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी V1 V2 की फॉर्म में, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप V1 या V2 की वैल्यू निकाल लूंगा, दोबारा किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, और जो दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो आप थर्ड वाली में पुट करके आप निकालेंगे। मैं इसका सिंप्लीफाइड स्टेप आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं V3 की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से V3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 24 V3 आपके पास आ जाएगा 24 माइनस V2 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 9। और क्योंकि V3 के साथ माइनस था तो ये एक्चुअली V3 प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएंगे। ये आपके पास बनता है -24 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 9। इस
वैल्यू को आप, इस V3 की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी V1 V2 की फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी V1 V2 की फॉर्म में है, तो दोनों को ऊपर नीचे रख के किसी के साथ मल्टीप्लाई करके किसी एक एलिमेंट के साथ जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दें और आप V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लें। जब V2 मिल जाएगा उसको दोबारा आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको V3 भी मिल जाएगा। ठीक है, और अब इसका आंसर आपको ये गिवन है, इसके आंसर एग्जैक्टली ये आते हैं जो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम के गिवन है, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। सही हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो हम यहाँ से फिर आगे स्टार्ट। सर इसको हम एज अ क्रैमर रूल भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मैथमेटिकल टेक्निक आपको आती है आप ये कहते हैं जी? एशनल वाला भी हम यूज कर सकते हैं, एशनल के जरिए। हाँ उससे भी हो जाएगा। अगर वो भी इस्तेमाल होता है तो आप कर सकते हैं, आप अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करें बेशक। आपने लीनियर इक्वेशंस का सिंपली ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशन है, आपने उसको सॉल्व करना है। लीनियर अलजेब्रा में मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं इसकी, कैलकुलस में इसकी टेक्निक्स मौजूद हैं। जो मैंने आपको बताया वो सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, पेपर भी पूरा करना है, तो उसमें अगर मैं अवॉइड करता हूँ कि इस तरह की टेक्निक्स को कि जिस पे मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम करूँ, तो उस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए आप वो चीज़ इस्तेमाल करें या वो मेथड इस्तेमाल करें जो आपको ईजी लगता हो और जो कम टाइम में हो सके। ठीक हो गया? इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ, तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। आज आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? अटेंडेंस 12। अटेंडेंस नंबर 12 है। ठीक है, मार्क्स अनग्रेडेड है ये। ड्यू डेट आपके पास आज क्या है? 15 है आज, 15 ही है, और टाइम आपके पास हो जाएगा 1:23 हो गए तो 1:30 PM होगा ना? जी सर। यस सर। ठीक है, ये मैंने असाइन कर लिया, अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेशनल का हिस्सा होगा। ठीक है, लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस दोनों। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नोडल एनालिसिस को यहीं से आगे शुरू करेंगे, थोड़े से मज़ीद कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के साथ। ठीक हो गया? और होपफुली हो सकता है नोडल या लूप में से नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी हो जाए, तो प्रिपेयर हो के आना है। फर्स्ट क्विज हमारा हुआ था जो आपने कहा था रिप्लेस करना है, तो हम दूसरा क्विज लेंगे, हम उसको फिर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये सबका होगा? हाँ जी, सबको होगा, दोनों सेक्शन का बेटा। ठीक है सर। सर कौन सा क्विज रिप्लेस होगा जो सबसे पहले उधर फिजिकल हुआ था? हाँ जी, अगर आपने फिजिकल ठीक नहीं किया हुआ तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग जो प्रेजेंट हैं, जो नहीं हैं तो वो ऑलरेडी एब्सेंट ही होंगे। 55 लोग आज सिर्फ प्रेजेंट हैं। सर अभी तक नहीं सर, है। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। जो नहीं आए बेटा वो नहीं आए, जो आप आए हुए आप अपनी अटेंडेंस उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर 1:30 तक टाइम। यस सर, आ गई सर, अभी आप होंगे। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए सर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।